चलिए साहब, कहाँ, जहां आप कहें। अभी तो नसीराबाद चलेंगे। चलिए, तो कल अपन ने पढ़ा था और लास्ट अपन ने ये लिखा था कि भाई कौन कौन से राजा थे, कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे। और कल अपन ने एक पढ़ लिया था नसीराबाद छावनी, ऐसा ही था। इसके बारे में लिखना बाकी था, तो एक बार अपन इसके बारे में लिख लेते हैं। तो आप लोग हेडिंग लगाइए, नसीराबाद छावनी में विद्रोह। हेडिंग लगाइएगा भाई, नसीराबाद छावनी में विद्रोह। हेडिंग लगाओ, नसीराबाद छावनी में विद्रोह। नसीराबाद छावनी में विद्रोह। चलिए लिखिएगा इसके अंदर सबसे पहले 25 जून 1818 को 25 जून 1818 को 25 जून 1818 को नसीराबाद छावनी का गठन हुआ। 25 जून 1818 को नसीराबाद छावनी का गठन हुआ, जो सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ी छावनी थी। सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ी छावनी थी। नेक्स्ट लाइन में लिखो, नसीराबाद छावनी में क्रांति की तिथि कितनी बताई थी कल मैंने? 28 मई। नसीराबाद छावनी में क्रांति की तिथि 28 मई 1857। 28 मई 1857। नेक्स्ट लाइन में लिखो, क्रांति का नेतृत्व करता। क्रांति का नेतृत्व करता भक्तावर सिंह। भक्तावर सिंह क्रांति का नेतृत्व करता भक्तावर सिंह। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, अजमेर के मैगजीन दुर्ग में अजमेर के मैगजीन दुर्ग में नियुक्त अजमेर के मैगजीन दुर्ग में नियुक्त 15वीं नेटिव इन्फेंट्री 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को अविश्वास के कारण 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को अविश्वास के कारण नसीराबाद भेज दिया गया। नसीराबाद भेज दिया गया। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, इनकी निगरानी के लिए फर्स्ट बंबई लांसर्स को नियुक्त किया गया।
जिससे 15वीं एनआई में, जिससे 15वीं एनआई में, जिससे 15वीं एनआई में असंतोष फैल गया, जिससे 15वीं एनआई में असंतोष फैल गया, असंतोष फैल गया। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा 28 मई को, 28 मई को 15वीं एनआई के सैनिकों ने, 28 मई को 15वीं एनआई के सैनिकों ने नसीराबाद छावनी में विद्रोह कर दिया, नसीराबाद छावनी में विद्रोह कर दिया, विद्रोह कर दिया तथा न्यूबरी एवं स्पॉटिसवुड, न्यूबरी एवं स्पॉटिसवुड नामक अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। स्पॉटिसवुड नामक अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी, हत्या कर दी। नेक्स्ट लाइन में लिखो नसीराबाद छावनी के अंग्रेजों ने, नसीराबाद छावनी के अंग्रेजों ने जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह के पास शरण ली, तख्त सिंह के पास शरण ली। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा जोधपुर जाते समय, जोधपुर जाते समय मार्ग में, अब जो शब्द आपको अच्छा लगे वो लिख लेना, हृदयघात या दिल का दौरा। मार्ग में दिल का दौरा पड़ने से, दिल का दौरा पड़ने से अंग्रेज अधिकारी कर्नल पेन्नी की, अंग्रेज अधिकारी कर्नल पेन्नी की, कर्नल पेन्नी की मृत्यु हुई। नेक्स्ट लाइन में लिखो 30 मई को 30वीं एनआई के 30 मई को 30वीं एनआई के 30 मई को 30वीं एनआई के सैनिक भी विद्रोह में शामिल हुए, तथा सभी विद्रोही सैनिक दिल्ली चले गए, सभी विद्रोही सैनिक दिल्ली चले गए। लास्ट लाइन लिखिएगा मेजर
मेजर प्रीचार्ड ने अपनी पुस्तक द म्यूटिनीज ऑफ राजपूताना मेजर प्रीचार्ड ने, अच्छा जा कर दिया कि मैंने, प्रीचार्ड, मेजर प्रीचार्ड ने अपनी पुस्तक द म्यूटिनीज ऑफ राजपूताना में लिखा कि इन्वर्टेड कोमा में लिखना, नसीराबाद के विद्रोही सैनिक दिल्ली के स्थान पर अजमेर चले जाते तो क्रांति का स्वरूप कुछ और ही होता। ध्यान रखना, आज वही दिन है जिस दिन मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, 8 अप्रैल, ठीक है ना। चलिए साहब, नसीराबाद छावनी अपन ने कल समझी थी और आज अपन ने इसको लिख भी लिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखो आप लोग इसके बाद में, नसीराबाद के बाद नीमच छावनी में विद्रोह, हेडिंग लगाइए, नीमच छावनी में विद्रोह। और समझना पहले इसको आप लोग, नीमच छावनी में विद्रोह। हाँ जी, देखिएगा, नीमच छावनी में विद्रोह के बारे में अगर अपन बात करें तो जैसे अपने ये दक्षिणी राजस्थान का भाग है और इसी दक्षिणी राजस्थान के भाग में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहीं पर आपके एमपी वाले क्षेत्र में और यहाँ पर एक छावनी आपके मौजूद है जिसका नाम क्या है, नीमच छावनी। नीमच छावनी मतलब कि आपके कौन से राज्य में आती है वैसे, एमपी, लेकिन इसके ऊपर जो नियंत्रण था वो आपके मेवाड़ का उस समय रहा करता था। अब नीमच छावनी के अंदर और जो यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी थे उनका नाम था कर्नल एबॉट। यहां पर जो अंग्रेज अधिकारी थे इनका नाम था कर्नल एबॉट। जब कर्नल एबॉट को पता लगा कि 28 मई को साहब और नसीराबाद के अंदर क्रांति हो चुकी है तो कर्नल एबॉट को ऐसा लगा कि अपने नीमच में भी क्रांति हो सकती है, तो कहीं ना कहीं अपने को पहले ही सावधान हो जाना चाहिए। तो कर्नल एबॉट ने क्या किया कि सभी सैनिकों को, 2 जून की बात है, और 2 जून को सभी सैनिकों को और एक परेड ग्राउंड के अंदर बुलाया, ठीक है ना। सब सैनिकों को कहां बुलाया, एक परेड ग्राउंड में, जो इन सैनिकों का परेड ग्राउंड होता था वहां पर इन सबको इकट्ठा किया और परेड ग्राउंड में बुला करके कहा गया कि जितने भी हिंदू सैनिक हैं वो तो भैया गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाएंगे, जो मुस्लिम सैनिक हैं वो कुरान पर हाथ रख के कसम खाएंगे, और जितने भी सिख सैनिक हैं वो सब आपके गुरु ग्रंथ साहिब पर हाथ रखकर कसम खाएंगे कि हम अंग्रेजी शासन के प्रति वफादार रहेंगे, ठीक है ना, कि हम अंग्रेजी शासन के प्रति वफादार रहेंगे, हम कभी इसका विद्रोह नहीं करेंगे। तो इन सैनिकों को इस परेड ग्राउंड में बुला करके शपथ दिलाई गई। इन्हीं सैनिकों के अंदर एक अवध आर्मी का सैनिक था, अवध आर्मी का सैनिक जिसका नाम था मोहम्मद अली बेग। ध्यान रख लेना आप लोग, एक अवध आर्मी का सैनिक था जिसका नाम था आपके मोहम्मद अली बेग, और इस मोहम्मद अली बेग ने शपथ लेने से मना कर दिया। और मोहम्मद अली बेग ने ये तर्क दिया कर्नल एबॉट को कि सारी वफादारी रखने की और जो भी चीजें वो सब केवल हमारी जिम्मे, हमने ही तो वफादार रहने की ठेकेदारी ले रखी है, आप लोग तो चाहे जो कर लो, आपकी जो मर्जी आए वो करो, आपके लिए सब वैलिड है और हम आपके प्रति वफादार रहें,
ये कहाँ की राजनीति है? बोले मोहम्मद अली बेग ने कहा कि मैं शपथ नहीं लूंगा। कर्नल एबॉट ने कहा हमने कौन सी तुम्हारे साथ गद्दारी करी? बोले तुमने क्या नहीं किया? तुमने गोद निषेध प्रथा लागू करी, तुमने हड़प नीति लागू करी, तुमने कहा कि जिस रियासत के अंदर और किसी राजा के संतान नहीं होगी तो हम उसे गोद नहीं लेने देंगे, उल्टा हम उस रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेंगे। हमने आपका विरोध नहीं किया, चलो ठीक है आपने ऐसा किया चलेगा। लेकिन आपने अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया और क्या कह करके हटाया कि वो नकारा है। अरे वो जैसा भी था हमारा शासक था, आपको कहाँ जरूरत आ रही थी? आपकी रूल्स एंड रेगुलेशन में तो ये आता ही नहीं था ना कि आप इस प्रकार किसी को हटा भी सकते हैं और ब्रिटिश साम्राज्य में मिला सकते हैं। तो जब आप अपनी नीतियों के प्रति वफादार नहीं हैं तो जाओ हम भी शपथ नहीं लेते हैं। बोले मना कर दिया मोहम्मद अली बेग ने और वहां से निकल गया। बाकी सैनिक भी इसके साथ निकल गए। 2 जून को ये शपथ लेने से मना करता है और इसके बाद में सैनिक आपस में बैठकर पंचायती करने लगे। यार बोले मोहम्मद अली की बात तो बिल्कुल सही थी, गलत तो क्या ही किया उसने, सही किया। बोले बिल्कुल, हम ही क्यों वफादार हैं जब ये नहीं रह सकते तो। फिर ऐसे ही बातचीत चली कि बोले यार ये शपथ का अचानक ड्रामा आया कहाँ से? तो सैनिकों ने कहा रे वो नसीराबाद वालों ने क्या है कि विद्रोह कर दिया, तो इन लोगों को लगता है कि अपन भी विद्रोह कर सकते हैं। तो यहीं पर एक सैनिक बैठा था जिसका नाम था हीरा सिंह। हीरा सिंह ने कहा तो कर सकते हैं, क्या कर ही दो। बोले कर क्या सकते हैं? तो बोले कर ही दो। बोले भाई इसमें सोचना क्या? तो ये ध्यान रखना मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर जो आपकी क्रांति होगी वो आपके कब होगी? 3 जून। ध्यान रखना, डेट याद कर लो, 3 जून। वहां 28 मई, यहां पर क्रांति कब होगी? 3 जून। 1857 तो कॉमन है ही। और ध्यान रखना इसके बाद में साहब इन्होंने और एक नारा दे दिया, बोले साहब अपने क्या करो, जितने भी अंग्रेज यहां पर दिख रहे हैं उनको पकड़ पकड़ के मारो, मारो फिरंगी। चलो दिल्ली नहीं, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का पूरा कॉन्सेप्ट आपके एरिनपुरा छावनी में आएगा। यहां पर केवल मारो फिरंगी। और इन्होंने पकड़ पकड़ के एक एक अंग्रेजों को मारा साहब। और उन्हीं के अंदर एक भापड़ा सार्जेंट मारा गया। ऐसा कहते हैं इसको, इसकी लुगाई के साथ में ही मार दिया गया। बोले जोड़े से मारा मतलब इनको। तो ये ध्यान रखना आप लोग की नीमच छावनी के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट की हत्या कर दी गई। और सार्जेंट की हत्या कर देने के बाद बाकी जो अंग्रेज थे, लगभग 41 अंग्रेज थे यहाँ पर, वो 41 अंग्रेज अपनी दोनों चप्पलें उठाई और यहाँ से फरार और सीधे आपके यहाँ से अपने चित्तौड़ में आ गए। कहाँ गए? और चित्तौड़गढ़ के अंदर यहाँ पर एक गांव था डूंगला। कौन सा गांव था? ये डूंगला गांव अपने चित्तौड़ में पड़ता है भैया। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर ये डूंगला गांव के अंदर आ गए। और इसी डूंगला गांव के अंदर एक किसान था जिसका नाम था रूंगा राम। किसान का नाम क्या है? रूंगा राम। इस रूंगा राम किसान ने देखा, बोले हाजी गोरे गोरे लोग अपने घर पे क्या करने आए? बोले तो साहब अंग्रेजों ने कहा भाई इनमें से कोई जो ट्रांसलेटर था उसको साथ लेकर चलते थे हमेशा। तो ट्रांसलेटर ने बताया कि भाई किसान को कि ये तुम्हारे यहाँ रुकना चाहते हैं आज, ठीक है ना, ये वहाँ से भाग करके आए, इनको खतरा है, तो ये कहाँ पर रुके? बोले गोरे गोरे लोग हैं, हमारी काली काली भैंसों के साथ में रहेंगे। तो इनको क्या भैंसों के तबेले में छोड़ दिया गया कि आप यहाँ पे रहो भाई, अपना मकान तो इतना बड़ा है नहीं कि हम आपको शरण दे सकें, भैंसों का तबेला अपने बहुत बड़ा है। तो इनको वहीं रूंगा राम घर के किसान के यहाँ पर इन्होंने शरण ली। तो ये ध्यान रख लेना, नीमच से भागे अंग्रेज सबसे पहले कहाँ पहुंचे? डूंगला गांव में। कौन से किसान ने शरण दी? रूंगा राम किसान ने शरण दी। मतलब कि इनकी एंट्री मेवाड़ में हो चुकी है। और मेवाड़ के अंदर उस समय शासक कौन था? महाराणा स्वरूप सिंह। बोलो कौन था? महाराणा स्वरूप सिंह उस समय शासक था। और ये ध्यान रखना इस समय पॉलिटिकल एजेंट कौन है? शावर्स। बोलो कौन? और शावर्स को पता लगा कि अपने रिश्तेदार डूंगला गांव में आए हुए हैं, तो शावर्स ने तुरंत स्वरूप सिंह को आदेश दिया कि बचाने के लिए किसी को भेजा जाए। तो स्वरूप सिंह ने भेजा किसको? भक्त सिंह को। किसको भेजा था? ये चीज आप थोड़ी याद रख लेना भैया। और ये भक्त सिंह आपके एक ठिकाना पड़ता है बेदला, उदयपुर के अंदर। उस बेदला का ठिकानेदार था। तो बेदला के ठिकानेदार भक्त सिंह को भेजा गया कि उन डूंगला वाले जो अंग्रेज हैं उनको सुरक्षित आपको उदयपुर लेकर के आना है। तो ये जरूर याद रखना कि भैया डूंगला से उनको उदयपुर सुरक्षित लाने वाला कौन? भक्त सिंह। ये भक्त सिंह इनको डूंगला से सीधे सुरक्षित आपके कहाँ लेकर के आया? उदयपुर। और बात आई कि भैया इनको उदयपुर में कहाँ रखा जाए, तो महाराणा स्वरूप सिंह ने कहा कि इनको बहुत बढ़िया जगह रुकवाता हूँ मैं, आप चिंता ही मत करो। अपने यहाँ पर एक बढ़िया फर्स्ट क्लास क्या बनी हुई है? झील है। और इस झील के अंदर अपने बने महल। कौन से? अरे कौन से महल? हाँ पढ़ाया था ना मैंने आपको। तो ये ध्यान रख लेना, अपने यहाँ पर जोरदार महल बने हुए हैं। और इन महलों का नाम क्या है?
जग मंदिर महल। बोलो क्या नाम है? तो उदयपुर के अंदर कौन से महलों में इनको शरण दी गई? और ये जो जग मंदिर महलों का निर्माण कौन प्रारंभ करवाता है? करण सिंह। जबकि पूरा कौन करवाता है? जगत सिंह फर्स्ट। और ध्यान रख लेना, इन जग मंदिर महलों में आपकी निगरानी कौन करेगा? गोकुल चंद्र मेहता। बोलो कौन? मतलब कि इनकी निगरानी करने के लिए, मतलब इनको देखभाल करने के लिए और गोकुल चंद्र मेहता को अपॉइंट किया गया। कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं बनेगा, सब फैक्चुअल क्वेश्चन बनेंगे यहां से। सबसे पहला प्रश्न, नीमच छावनी के अंदर शपथ दिलवाने वाला अंग्रेज कौन? शपथ लेने से मना करने वाला कौन? क्रांति की तिथि क्या है? किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की? नीमच से भागे अंग्रेजों ने शरण ली कौन से किसान के पास? उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? उस समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? और ध्यान रख लेना, ये जो आपके डुंगला से अंग्रेजों को उदयपुर सुरक्षित लाने वाला कौन? भक्त सिंह। और ध्यान रखना, इनको कहाँ शरण दी गई? और ये ध्यान रखना, इनकी देखभाल की जिम्मेदारी किसको दी गई? ये तो था अंग्रेजों का राउंड। अभी विद्रोही सैनिकों का राउंड बाकी है, ये अंग्रेजों का राउंड यहां पर। अब विद्रोही सैनिक यहां से निकले, और ये जो आपके विद्रोही सैनिक हैं, ये विद्रोही सैनिक आपके नीमच से भाग करके सबसे पहले कहां पहुंचे? शाहपुरा। कहां पहुंचे? सबसे पहले ये आपके शाहपुरा पहुंचे। और ध्यान रख लेना, ये जो आपके शाहपुरा है, शाहपुरा का राजा कौन था? कल ही मैंने आपको बताया था, लक्ष्मण सिंह। बोलो कौन हो जाएगा? शाहपुरा का राजा कौन था? ध्यान रखना, लक्ष्मण सिंह ने विद्रोहियों का समर्थन किया। कुछ ही तो गिने चुने राजा थे जिन्होंने विद्रोहियों का समर्थन किया, उनमें से आपके शाहपुरा का लक्ष्मण सिंह, इसने विद्रोहियों का साथ दिया, शाहपुरा में शरण दी। शरण ही नहीं, उल्टा रसद आपूर्ति प्रदान की, मतलब खाने पीने की चीजें प्रोवाइड करवाई। तो शाहपुरा के अंदर लक्ष्मण सिंह ने इन विद्रोही सैनिकों की सहायता करी। शाहपुरा से रवाना होकर के ये आपके पहुंचे निम्बाहेड़ा। बोलो कहां पहुंच गए? निम्बाहेड़ा प्रेजेंट में कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़। उस समय ये टोंक के अधीन आता था, ध्यान रखना, उस समय ये किसके अधीन आता था? टोंक के अधीन। और इस निम्बाहेड़ा के अंदर जनता ने, ध्यान से सुनना, निम्बाहेड़ा के अंदर जनता ने इनका भव्य स्वागत किया। और उसके बाद में यही थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो कौन सी छावनी आ जाती है? देवली छावनी। बोलो कौन सी आ जाती है? देवली वालों को पता लगा कि अपने साथी आए हुए हैं, बोले तो ये देवली वाले भी कहाँ गए? निम्बाहेड़ा। और निम्बाहेड़ा आकर के इनसे गले मिले, बढ़िया, बोले कि अपन साथ में ही चलेंगे। बोले अब फिर ये वापस कहाँ गए? आपके देवली। और देवली छावनी को इन्होंने जम करके लूटा। और जिस दिन लूटा वो डेट थी आपके 5 जून। मतलब कि देवली छावनी में विद्रोह कब हुआ? और विद्रोही सैनिक लूटपाट करके सीधे कहाँ चले गए? बोलो कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए। आई बात समझ में? यहाँ पर ये आपके सैनिकों का राउंड है। तो नीमच से निकले सैनिक आपके सबसे पहले किस शासक ने इनकी सहायता की? शाहपुरा से कहां गए? निम्बाहेड़ा में जनता ने इनका स्वागत किया और देवली वाले भी इनसे आकर के मिल गए। और ये निम्बाहेड़ा से सीधे कहां पहुंचे? देवली छावनी को लूटा और लूट करके सीधे। अब मुझे इतना सा बताओ कि देवली कौन से उसमें आएगा भैया? टोंक में। बोलो किस में आएगा ये? और टोंक के अंदर ध्यान रखना, आपके जो नवाब था उसका नाम था वजीरुद्दौला। बोलो क्या नाम था? वापस बोलो, टोंक का नवाब कौन था? तो टोंक का नवाब था आपके वजीरुद्दौला। और वजीरुद्दौला तो किसका सहयोग करता है? ये वजीरुद्दौला तो अंग्रेजों के साथ था, लेकिन इस वजीरुद्दौला का मामा था, मामा का नाम था मीर आलम। क्या नाम? मामा का नाम था मीर आलम खां। ये जो मीर आलम खां है, ये आपकी देवली छावनी को लूटने में विद्रोहियों की सहायता करता है। ये ध्यान रखना आप लोग। मतलब कि नवाब तो अंग्रेजों का समर्थक है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ नवाब का जो मामा है मीर आलम खां, वो आपके विद्रोहियों का साथ देता है। ये आपके कौन सी छावनी का विद्रोह हुआ? बात समझ में आ गई क्या? पक्की बात? खाओ विद्या की कसम। नहीं आई तो वापस बता दूंगा। चलो तो फिर लिखो, नीमच छावनी। नीमच छावनी, नीमच छावनी 25 मार्च 18, नहीं उसको 25 जून ही कर लेना है ना। हाँ जी, हो सकता है कि उस बैच में मेरे से गलती हुई हो, 25 जून ही करना आप उसको। चलिए साहब लिखो आप लोग, नीमच छावनी लिखो। क्रांति की तिथि, क्रांति की तिथि 3 जून
क्रांति की तिथि 3 जून 1857, 3 जून 1857। फिर लिखो नेक्स्ट लाइन में, नेतृत्वकर्ता, नेतृत्वकर्ता लिखो हीरा सिंह, पहला नाम तो हीरा सिंह का लिखना और दूसरा मोहम्मद अली बेग। हीरा सिंह और फिर लिखना मोहम्मद अली बेग। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, दो जून को अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबॉट ने सैनिकों को अंग्रेजी शासन के प्रति वफादार रहने की, अंग्रेजी शासन के प्रति वफादार रहने की शपथ दिलाई। लेकिन अवध आर्मी के सैनिक, आर्मी ARMY, अवध आर्मी के सैनिक मोहम्मद अली बेग ने शपथ लेने से मना कर दिया, नेक्स्ट लाइन में लिखो, 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोही हीरा सिंह के नेतृत्व में नीमच के सैनिकों ने क्रांति कर दी एवं अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट की हत्या कर दी। अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट की हत्या कर दी। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, नीमच से भागे 40 अंग्रेजों ने चित्तौड़गढ़ के डूंगला गांव में रूंघा राम किसान के पास किसान के घर में
शरण ली। हाँ लिख लो भैंसों के तबेले में, शरण ली। एग्जाम यही तो पूछेगा कि भाई कहाँ शरण ली, बोले रूंगाराम किसान की रसोई में, भैंसों के तबेले में, ठीक है ना। हाँ लिखो। सर कर्नल एबोट भी तो मारा गया था। नहीं, कर्नल एबोट को नहीं मारा था, केवल सार्जेंट की हत्या की थी। हाँ जी, हाँ लिखना चाहिए तो मैं कह रहा हूँ ना। ये इंग्लिश मीडियम वाले दिखते हैं, है ना। हाँ शकल से भी लग रहा है वो। लिखो। बुरा तो नहीं लगा? लग भी जाता तो मेरा क्या कर लेते। चलिए साहब, नेक्स्ट लाइन में लिखना। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट, मेवाड़ के पीए, मेवाड़ के पीए शावर्स ने मेवाड़ के पीए शावर्स ने बेदला के ठाकुर, मेवाड़ के पीए शावर्स ने बेदला के ठाकुर भक्त सिंह को भक्त सिंह को 40 अंग्रेजों को 40 अंग्रेजों को सुरक्षित उदयपुर लाने की जिम्मेदारी दी। संगठन मिसाइल तकनीक, सुरक्षित उदयपुर लाने की जिम्मेदारी दी। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, महाराणा स्वरूप सिंह ने इन अंग्रेजों को महाराणा स्वरूप सिंह ने इन अंग्रेजों को उदयपुर में पिछोला झील पर निर्मित जगमंदिर महल में शरण दी। जगमंदिर महल में शरण दी तथा इनकी देखभाल की जिम्मेदारी गोकुल चंद्र मेहता को सौंपी गई। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, नीमच से विद्रोही सैनिक शाहपुरा पहुंचे। नीमच से विद्रोही सैनिक शाहपुरा पहुंचे, जहां राजा लक्ष्मण सिंह ने इन्हें शरण प्रदान की तथा रसद आपूर्ति प्रदान की।
नेक्स्ट लाइन में लिखो, शाहपुरा से विद्रोही सैनिक शाहपुरा से विद्रोही सैनिक निम्बाहेड़ा चले गए, निम्बाहेड़ा चले गए, जहां जनता द्वारा निम्बाहेड़ा चले गए, जहां जनता द्वारा इनका स्वागत किया गया, जहां जनता द्वारा इनका स्वागत किया गया। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, निम्बाहेड़ा से विद्रोही सैनिक देवली पहुंचे, निम्बाहेड़ा से विद्रोही सैनिक देवली पहुंचे, हेडिंग लगाइए, देवली छावनी में विद्रोह, हेडिंग लगाओ, देवली छावनी में विद्रोह। देवली छावनी में विद्रोह लिखो, विद्रोह की तिथि, विद्रोह की तिथि कितनी हो जाएगी यहां पे, लिखो 5 जून 1857, 5 जून 1857 लिखो, इसके अंदर लिखना आप लोग, 5 जून को नीमच एवं देवली छावनी के, नीमच एवं देवली छावनी के विद्रोही सैनिकों ने देवली छावनी को लूटा, देवली छावनी को लूटा एवं दिल्ली चले गए, देवली छावनी को लूटा एवं दिल्ली चले गए। नीचे लिखना, इस समय टोंक का नवाब, इस समय टोंक का नवाब वजीरुद्दौला था, इस समय टोंक का नवाब वजीरुद्दौला था, जो अंग्रेजों का समर्थक था, जो अंग्रेजों का समर्थक था, लेकिन नवाब के मामा, लेकिन नवाब के मामा मीर आलम खां ने, लेकिन नवाब के मामा मीर आलम खां ने विद्रोहियों का समर्थन किया, विद्रोहियों का समर्थन किया। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, मोहम्मद मुजीब के नाटक, मोहम्मद मुजीब के नाटक मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश के अनुसार, मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश के अनुसार, आजमाइश के अनुसार टोंक के विद्रोह में, टोंक के विद्रोह में
महिलाओं ने भी भाग लिया। टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया। टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया। ऐसा ध्यान रखना, केवल और केवल कौन सी नाटक में लिखा हुआ है, बाकी इसको सरकार नहीं मानती है भाई। 1857 की क्रांति पर सरकार ने भी एनालिसिस किए हैं, तो ये ध्यान रखना हमारी सरकार इस बात को नहीं मानती है। केवल और केवल ये बात अपने को कहाँ मिलती है, मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश के अंदर। आ गई बात समझ में? एक नोट लगा करके लिखना, लास्ट एक नोट लगा करके लिखिएगा। 8 जून को शावर्स ने नीमच छावनी पर 8 जून को शावर्स ने नीमच छावनी पर अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया। तो ये ध्यान रखना, नीमच और देवली वाला जो विद्रोह है वो दोनों आपस में कनेक्टेड है, इसलिए अपन ने दोनों की बात यहां पर करी। अच्छा जी, आप लोगों से एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, और मैंने आपको पढ़ा भी दिया है। देवली छावनी के अंदर यहां पर एक किसी न किसी राजा को सैन्य प्रशिक्षण दिया गया था। बोलो किसको? गंगा सिंह को। बोलो किसको? गंगा सिंह जी को सैन्य शिक्षा यहीं पर दी गई थी, ध्यान रखना। चलिए तो नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग, एरिनपुरा छावनी में विद्रोह। एरिनपुरा छावनी में विद्रोह। एरिनपुरा छावनी में विद्रोह। चलिए भाई, सभी इधर ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर देखो, एरिनपुरा छावनी में विद्रोह यहां पर किस प्रकार हुआ, तो वो आप लोग सुनना। जैसे अगर अपन यहां पर बात करें तो ये अपना और एजीजी का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय, बताइए क्या? माउंट आबू। बोलो क्या आ जाएगा? तो ये आपके एजीजी का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू। अब ये जो माउंट आबू है, इस माउंट आबू के अंदर आपके 90 सैनिकों की, और ऐसा कहा जाता है इन सैनिकों को पूर्बिया सैनिक, ध्यान रख लेना, क्या कहते हैं इनको? पूर्बिया सैनिक। तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखना, 90 पूर्बिया सैनिकों की एक टुकड़ी, जिनको यहां पर माउंट आबू में अपॉइंट किया गया। किसकी सुरक्षा के लिए? एजीजी की सुरक्षा के लिए। और जब, ध्यान रखना, और इस समय आपके एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। बोलो कौन था? तो इस समय जो एजीजी था उसका नाम था आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो बोले इसकी सुरक्षा के लिए और पूर्बिया सैनिकों की टुकड़ी को यहां पर नियुक्त किया गया। अब ये जो पूर्बिया सैनिकों की टुकड़ी थी, एक दिन सुबह 4 बजे उठ करके बढ़िया अपने परेड वरेड के लिए तैयार हो रही थी, ठीक है ना, कपड़े वपड़े पहन के बढ़िया तैयार सैनिकों वाली वेशभूषा में, और ऐसे ही बैठ करके चाय वाय पीने के टाइम पर इन्होंने बातचीत करना शुरू किया। बोले यार, बोले ऐसे ही, और वहाँ पर बोले नसीराबाद में 28 तारीख को क्रांति कर दी, बताए बोले अपने लोगों ने। तो एक ने कहा मैंने तो सुना बोले नीमच में भी हो गई, बताए। एक ने कहा बोले मैं तो अभी देवली का और सुन चुका हूँ कि वहाँ भी क्रांति हो गई। और बोले छोटे मोटे कई जगह पर, अलवर भरतपुर जैसी जगहों पर भी और छोटे मोटे विद्रोह हुए हैं, बोले साहब। तो इस प्रकार ये आपस में पंचायती कर रहे थे। तो साहब यहाँ पर सैनिकों ने बैठे बैठे और ऐसी बातचीत में और ये कह दिया कि यार जब सभी कर रहे हैं तो अपन कहीं को बैठे हैं, बोले फिर अपन भी कर देते हैं, बोले। तो साहब इन्होंने भी फिर एक सुर में जय भवानी का नारा देते हुए और इस माउंट आबू के अंदर ही क्या कर दी? क्रांति कर दी साहब। और माउंट आबू में क्रांति करने के बाद इनको रोकने का प्रयास किया किसने? एजीजी के पुत्र, जिसका नाम था अलेक्जेंडर। क्या नाम था? एजीजी का एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? अलेक्जेंडर। इस अलेक्जेंडर ने इनको रोकने का प्रयास किया और इन्होंने अलेक्जेंडर की क्या कर दी? हत्या कर दी साहब। एजीजी के पुत्र को मार दिया, बोले साहब इन्होंने। और एजीजी के पुत्र की हत्या करने के बाद और ये सीधे आपके माउंट आबू से रवाना, और माउंट आबू से रवाना होकर के ये पहुंचे आपके कहां पर? एरिनपुरा। बोलो कहां पहुंचे? ध्यान रखना आप लोग, ये सीधे आपके एरिनपुरा पहुंच गए, ध्यान रखना। और एरिनपुरा अपने कहां पड़ता है भैया? पाली। और एरिनपुरा पहुंच करके और इनके साथ में जो यहां पर एरिनपुरा में बटालियन थी जिसका नाम था जोधपुर लीजियन, जरूर याद रखना। एरिनपुरा में कौन सी बटालियन थी? जोधपुर लीजियन का प्रश्न अपने परीक्षा में बन सकता है। सबसे पहला प्रश्न,
जोधपुर लीजियन का गठन कब हुआ? 1835। बोलो कब हुआ? उस समय मारवाड़ के महाराणा कौन थे? महाराजा मानसिंह, सॉरी महाराणा नहीं महाराजा। उस समय मारवाड़ के राजा कौन थे? मानसिंह। बताइए जोधपुर लीजियन का गठन कब हुआ? किसके काल में हुआ? और जोधपुर लीजियन का मुख्यालय किसको बनाया गया? एरिनपुरा को मुख्यालय बनाया गया। और इसी जोधपुर लीजियन के अंदर 3 सैनिकों के नेतृत्व में सबसे पहला मोती खां, बोलो क्या नाम? सबसे पहला मोती खां, मोती खां के बाद में शीतल प्रसाद, बोलो क्या नाम? शीतल प्रसाद। और शीतल प्रसाद के बाद में एक नाम और आता है तिलकाराम, बोलो क्या नाम? तिलकाराम। 3 नाम याद रखना आप लोग। एरिनपुरा के अंदर, अब मैं एक बात और बता देता हूं, ये जो माउंट आबू की घटना है ये घटित हुई थी आपके 21 अगस्त को, बोलो कब हुई थी? और एरिनपुरा के अंदर जो घटना घटित हुई वो ठीक 2 दिन बाद, मतलब कि 23 अगस्त को। तो जरूर याद रख लेना आप लोग, 23 अगस्त को मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलकाराम, इनके नेतृत्व में इन्होंने एरिनपुरा छावनी को लूट लिया। और एरिनपुरा छावनी को लूटने के बाद वहीं पर आपके एक ठिकाना पड़ता है जिसका नाम है आसोप। और आसोप के एक ठाकुर थे शिवनाथ सिंह, बोलो क्या नाम? आसोप के एक ठाकुर थे जिनका नाम था शिवनाथ सिंह। इन शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में इन्होंने एक नारा दे दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो ये ध्यान रखना, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कौन सी छावनी में दिया गया? वापस बोलो, कौन सी छावनी में? एरिनपुरा छावनी। ध्यान रखना, कहीं ना कहीं विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई? 21 अगस्त को कहां पर हुई? किन सैनिकों ने किसकी हत्या कर दी? और हत्या करने के बाद सीधे कहां आ गए? एरिनपुरा को लूटा किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में? और कब की बात है? और आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में इन्होंने नारा दिया, बोलो क्या? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। और आप लोग जानते ही हैं फिर ये कहां की ओर जाएंगे? ये दिल्ली की ओर रवाना होंगे। जब ये दिल्ली की ओर रवाना होंगे तो बीच में यहां पर एक स्थान आता है खैरवा, बोलो क्या नाम? बीच में एक स्थान आया जिसका नाम क्या है? खैरवा पाली। और ये जो आपके खैरवा पाली है, इस खैरवा पाली के अंदर ध्यान रखना आप लोग, अच्छे से सुनना, यहां पर बैठे हुए थे आपके एक कुशाल सिंह, क्या नाम? कुशाल सिंह चंपावत। यहां पर आपके बैठे थे कुशाल सिंह चंपावत। और ये जो आपके कुशाल सिंह चंपावत हैं, ये आपके आउवा के ठाकुर हैं। कहां के हैं ये आपके आउवा के ठाकुर हैं, ध्यान रखना। ये उस समय आपके जोधपुर से लड़ भिड़ करके आ रहे थे। हुआ क्या था सुनिएगा आप लोग यहां पर, ये भी आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ये अपने कौन सा क्षेत्र आ गया भैया? जोधपुर। बोलो कौन सा आ जाएगा? तो ये अपने जोधपुर वाला इलाका आ गया। अब जोधपुर के अंदर उस समय महाराजा कौन थे? तख्त सिंह। बोलो कौन थे? तख्त सिंह। और ऐसे ही ध्यान रख लेना, यहां पर आपके एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है बिठोड़ा। बोलो क्या नाम? बिठोड़ा आपके पाली में पड़ता है, ध्यान रख लेना। ये सब मैं जो बता रहा हूं ये पाली की चीजें हैं भैया। ये बिठोड़ा आपके पाली में पड़ता है साहब। अब हुआ क्या कि बिठोड़ा के अंदर जो ठिकानेदार था उसकी मृत्यु हो गई। और ठिकानेदार की मृत्यु हो गई तो यहां पर कोई बचा ही नहीं, उसके कोई पुत्र नहीं। अब जब उसके पुत्र नहीं तो भैया गद्दी पर किसको बिठाया जाए? तो साहब इन्होंने, तख्त सिंह जी ने क्या किया, गुजरात के अंदर एक रियासत पड़ती है जिसका नाम है इडर। इडर रियासत से एक कांजी नाम के व्यक्ति को और बुलवा लिया। क्या इडर वालों का जोधपुर वालों से तगड़ा कनेक्शन था। इधर राजा की कमी पड़ती तो ये यहां से गोद ले जाते, इधर कमी पड़ती तो ये यहां से गोद ले लेते। इनके बीच में ये ट्रांजैक्शन चलते थे भैया। तो ये ध्यान रखना, बोले इडर से कांजी को बुलवा लिया और इडर से कांजी को बुलवा करके बिठोड़ा का उत्तराधिकारी बना दिया। इस बात से नाराज हो गए थे कौन? कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत ने कहा यार हम मर गए क्या? बोले हम लोग मर गए थोड़ी है, बोले हमें कहो आपको ठिकानेदार चाहिए। तब आप जगह जगह से मंगाते रहते हो जिससे अपना कोई लेना देना ही नहीं है, और आप इडर से काहे को सप्लाई कर दो? बोले हमें बोलते आप, हम देते आपको ठिकानेदार। तो साहब तख्त सिंह जिनका तो बकवास मत करे, जो मैंने बढ़ा दिया मैंने बढ़ा दिया, और राजा मैं हूं तू नहीं है बोले। तो साहब बोले बेइज्जती कर दी कुशाल सिंह की। कुशाल सिंह ने कहा ऐसे कैसे बना दोगे तुम, हम भी देख लेंगे बोले फिर। और ये जो आपके कुशाल सिंह हैं ये जाकर के बिठोड़ा में कांजी की हत्या कर देते हैं साहब। इन्होंने जाकर के कांजी की हत्या कर दी। और कांजी की हत्या करने के बाद पहले जोधपुर से लड़ भिड़ करके तो कहां पहुंचे? बिठोड़ा। और बिठोड़ा से फिर हत्या करने के बाद कहां गए? खैरवा पाली। इधर तख्त सिंह जी ने इनके जोधपुर आने पर क्या कर दिया? जोधपुर रियासत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया, उल्टा 3000 रुपए का जुर्माना और ठोक दिया।
ठीक है ना। कुशाल सिंह चंपावत जुर्माना तो खैर कहाँ देने वाले थे, लेकिन ये खैरवा आकर के इनका दिमाग खराब, बोले साहब कुशाल सिंह चंपावत कहो और यूं लग रहा कि मैं बदला तो लेकर रहूंगा, बोले मेरे को निष्कासित कर दिया, बोले बेइज्जती कर दी बोले अपनी यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो आप लोग यहाँ पर, अब जोधपुर से और सेना, जोधपुर से सेना तुरंत कहां भेजी गई, बिठोड़ा भेज दी गई भैया, कि भाई बिठोड़ा पहुंचो, वहां कान्जी की हत्या हो गई है और वहां पर मामला बिगड़ सकता है, तो तुरंत जाकर के कंट्रोल में लो उनको। तो यहां से सेना आपके बिठोड़ा में आ गई। इधर ध्यान रखना, आपके जो विद्रोही सैनिक हैं वो माउंट आबू से एरिनपुरा और एरिनपुरा से कहां पहुंच रहे हैं, जब ये खैरवा पहुंचे, और ध्यान रख लेना उस समय जोधपुर की सेना कहां पर मौजूद थी, बिठोड़ा के अंदर। अंग्रेज उम्मीद कर रहे थे कि कहीं ना कहीं और वो इस विद्रोही सैनिकों को रोक लेंगे, लेकिन इन्होंने विद्रोही सैनिकों पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने और जोधपुर की सेना को क्या कहा, द डांसिंग ऑर्डरलाइज ऑफ द रिबेल, द डांसिंग ऑर्डरलाइज ऑफ द रिबेल। इंग्लिश मीडियम वाले बताएं क्या मतलब होता है। द डांसिंग ऑर्डरलाइज ऑफ द रिबेल मतलब कि केवल और केवल इशारों पर नाचने वाली सेना, जिसका खुद का कोई कॉमन सेंस है ही नहीं। बोले साहब इनसे पूछा तुमने रोका क्यों नहीं, ऑर्डर ही नहीं थे, ऑर्डर ही नहीं थे। तब जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का अच्छा मैं तो भूल ही गया था, तो आप तो बोले द डांसिंग ऑर्डरलाइज ऑफ द रिबेल, ठीक है ना, आप तो इस विद्रोह के अंदर और केवल इशारों पर नाचने वाले लोग हैं। तो ये जरूर याद रख लेना, द डांसिंग ऑर्डरलाइज ऑफ द रिबेल कहां की सेना को कहा गया, और कहने वाला कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। बापड़े की तो भाई पुत्र की हत्या हुई है तो वैसे ही भरा बैठा है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, इधर जोधपुर की सेना ने इनको रोकने का प्रयास नहीं किया, और इधर कुशाल सिंह चंपावत ने कहा बिना युद्ध मई घबरा जाता है, बताओ। हाँ जी, तो ये ध्यान रखना। और कुशाल सिंह चंपावत ने कहा तुम कहां जा रहे हो रे, तो बोले इन्होंने कहा कि हम सब कहां जाएंगे, बोले हमें दिल्ली जाना है। बोले दिल्ली जाने से पहले सुनो वहां जा क्या करोगे, बोले तनख्वाह मिलेगी वहां पे, और बोले खाने पीने की चीजें मिलेंगी, और बोले जो भी चाहिए वो सब वहीं मिलेगा, और बोले वो मैं दे दूं तो बोले हम तो यहीं रुक जाएंगे अपने क्या। बोले तुम मेरा साथ दो, विद्रोही तो करना है, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करना है तुम्हें, ठीक है ना, तो तुम करो यहां पर, लेकिन पहले अपन तख्त सिंह जी को सबक सिखाएंगे। बोले साहब, लेकिन कुशाल सिंह चंपावत को यह नहीं पता कि मैं तख्त सिंह जी को जो सबक सिखा रहा हूं वो उल्टा अंग्रेजों के साथ विद्रोह खड़ा हो जाएगा। इनको तो यूं लगता है कि मैं जोधपुर वालों से लड़ूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं भूले भटके इनका जो विद्रोह है वो किसके साथ में हो जाएगा, अंग्रेजों के साथ में। तो ये ध्यान रखना, कुशाल सिंह चंपावत ने इन सैनिकों का नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया। यहां जितनी बातें वो समझ में आ गई, पक्की बात। अब जैसे ही इन्होंने विद्रोह करना स्वीकार किया, और इसके बाद में होते हैं इनके बीच में प्रमुख युद्ध, इनके बीच में प्रमुख युद्ध, और 3 युद्ध हुए भैया। और ये ध्यान रख लेना, कुशाल सिंह चंपावत ने एक एग्जाम दिया, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, अनुदेशक का एग्जाम देना था ना, तो डिग्री बीसीए वाले अलाउड है ना। अच्छा, बीसीए वालों को पीजीडीसीए करना पड़ेगा, उनको क्या करना है भैया, बीसीए वाले तो खुद ही अलाउड है बापड़े। हाँ जी, अच्छा, और जिनके आपके ग्रेजुएशन में कंप्यूटर है वो सब अलाउड है, चाहे वो कॉमर्स कंप्यूटर वाले ही हो, नहीं है वो। चलिए साहब, चलिए साहब इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग। 3 युद्ध लड़े, अब अपने इधर फोकस करना। कितने युद्ध हुए, बी सी ए, बिठोड़ा, चेलावास, आहुआ। बोलो क्या, बिठोड़ा, चेलावास, आहुआ। वापस बोलो क्या, ध्यान रखना। 8 सितंबर 1857, 8 सितंबर 1800 नहीं पार पड़ी, 10 दिन बाद फिर 18 सितंबर 1857। बोलो क्या, 18 सितंबर 1857 नहीं पार पड़ी, अगले साल देखेंगे इनको, ध्यान रखना। 20 जनवरी 1857, बोलो क्या, 20 जनवरी 1857, और सॉरी 58। हाँ तो तुम समझदार हो तुम। चलिए साहब, 8 सितंबर को बोलो क्या, B4, तो लो साहब, तो ये आपके हो जाएगा बिठोड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध हो जाएगा, तो ये आपके बिठोड़ा का युद्ध। और ये बिठोड़ा का युद्ध कहां कराना है भैया, पाली। चलिए साहब बोलो साहब, इसको क्या कहेंगे, चेलावास, चेलावास का युद्ध। और चेलावास का युद्ध कहां कराना है भैया, पाली। कहां करवाना है,
तो लो साहब ये भी पाली में करा देते हैं। फिर A4 आउआ, तो ये आपके आउआ का युद्ध कहाँ करवाना है, ये भी पाली। मतलब कि तीनों युद्ध कहाँ पर होते हैं, तीनों युद्ध आपके पाली में हुए। मतलब मैं एक बात कह सकता हूं कि सर्वाधिक संघर्ष 1857 की क्रांति में कहां हुआ, एरिनपुरा पाली कह सकते हैं ना। चलिए साहब, तो देखिए आप लोग यहां पर सबसे पहले बिठोड़ा का युद्ध। बिठोड़ा के युद्ध में एक तरफ सेना लेकर के खड़े हैं आपके कौन, मिस्टर कुशाल सिंह चंपावत, और इनका समर्थन करेंगे आपके विद्रोही सैनिक। तो ये ध्यान रख लेना, कुशाल सिंह चंपावत सेना लेकर के खड़े। वही दूसरी तरफ अब की बार भारी भरकम सेना आती है अंग्रेजों की तरफ से, कैप्टन हीथकोट। अंग्रेजों की तरफ से कौन, कैप्टन हीथकोट। और ये जो कैप्टन हीथकोट है इनको 10,000 सैनिक देकर के भेजा गया। कितने, 10,000। बोले 10,000 सैनिकों को लेकर के जाओ साहब। वहीं दूसरी तरफ आपके बोले साहब जोधपुर से कौन आएगा, बोले जोधपुर से एक तो आपके आएगा बोले कुशल राज सिंघवी। बोलो क्या नाम, कुशल राज सिंघवी आ रहा है बोले जोधपुर से। ये आपके जोधपुर से सेनापति बनकर आ रहा है साहब, कुशल राज सिंघवी। ये कुशल राज सिंघवी और ये आपके जोधपुर का क्या है, सेनापति। चलो साहब, और कौन आ रहा है बोले जोधपुर से, बोले एक जोधपुर से आ रहा है आपके ओनाड सिंह। चलो एक और बता देता हूं मैं आपको, राजमल सोडा। एक आ रहा है आपके राजमल सोडा जो कि जोधपुर में फौजदार है। एक आपके तीसरे नंबर पर ओनाड सिंह पंवार। और ये जो ओनाड सिंह है ये जोधपुर का बोले साहब किलेदार है। लो साहब सभी आ गए, बोले युद्ध करवाए, बोले करो साहब युद्ध। और इस युद्ध के अंदर ध्यान रख लेना, ये जो ओनाड सिंह पंवार है ये बापड़ा मारा गया, इसका गेम ओवर, ये मारा गया। और यहां पर सेना वापस रवाना, और जीत कौन गए, यहां पर आपके कुशाल सिंह विजयी। कौन जीत गए, तो बताइए सबसे पहला युद्ध बताइए कब हुआ, कब हुआ, कौन सा युद्ध हुआ। इधर तो अपने को पता है अंग्रेज अधिकारी कौन, जोधपुर का सेनापति कौन, जोधपुर का फौजदार कौन, और ध्यान रख लेना इसके अंदर जो मारा गया वो कौन, ओनाड सिंह। बोलो कौन, ओनाड सिंह इसके अंदर मारा गया। मतलब कि इस युद्ध के अंदर कुशाल सिंह विजयी हुए। और इसका समाचार सीधे पहुंचा किसके पास में, आपके गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के पास, कि बोले साहब अपनी सेना प्लस जोधपुर की सेना और जाकर के एक छोटे से ठिकानेदार से लड़ी और अपन पराजित हो गए साहब। बोले सैनिक कितने थे, बोले 10,000। बोले 10,000 फिर भी पराजित, बोले हाँ साहब पराजित हो गए साहब। इसके बाद में फिर सीधे गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने फोन किया आपके एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को। बोले भाई साहब आप कहाँ थे, बोले मैं माउंट आबू में था। तो वहां क्या ऐसे करा रहे थे आप, आपका जब युद्ध है, आपके इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, आप वहां बैठे हो, आप क्यों नहीं गए युद्ध के अंदर। सॉरी सर, बोले मैं गलती हो गई। बोले अब एजीजी अपना गुस्सा किस पे निकाले, पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट को फोन किया मैकमोसन को, बोले आराम कर, तू कहाँ था रे, बोले मैं जोधपुर में बैठा था आराम से, स्विमिंग पूल में मजे कर रहा था मैं तो, सूरसागर तालाब में। तो बोले जब जोधपुर की सेना युद्ध लड़ने के लिए तो तू क्यों नहीं आया, बोले सर सॉरी सर गलती हो गई। बोले गलती को सुधारना पड़ेगा, गवर्नर जनरल का ऑर्डर है। बोले इधर से मैं सेना लेकर के आ रहा हूँ, उधर से तू सेना लेकर के पहुंच, और मिलते हैं अपन कहाँ पर, चेलावास नामक स्थान पर, वहां पर इन विद्रोहियों से अपन युद्ध लड़ेंगे। अभी वो चेलावास में बताए जाते हैं बोले विद्रोही। बोले ठीक है अंकल आप पहुंचो, मैं भी पहुंचता हूँ। बोले इधर से ध्यान रख लेना, कुशाल सिंह चंपावत अपनी सेना लेकर के कहाँ पहुंच गए, चेलावास। बोलो कहाँ पहुंच गए, तो ये आप लोग विशेषकर ध्यान रख लेना। मतलब एक तरफ सेना लेकर के कौन खड़ा है, कुशाल सिंह। बोलो कौन खड़ा है, कुशाल सिंह एक तरफ सेना लेकर के खड़ा है। और ध्यान रखना दूसरी तरफ आपकी सेना लेकर के सबसे पहले पहुंच जाते हैं वहां पर कौन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है ये वैसा वहां पहले ही पहुंच गए, और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस इंतजार कर रहे हैं कि कब आपके और मैकमोसन की सेना आएगी। तो ये ध्यान रखना एजीजी तो यहां पर पहुंच चुका, ठीक है ना, क्योंकि इसको तो माउंट आबू से आना था, ये इधर से आएगा वो उधर से आएगा। तो ये चेलावास के अंदर ऑलरेडी पहुंच चुका। इधर कुशाल सिंह चंपावत अपनी विशाल सेना लेकर के पहले से मौजूद। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने कहा नहीं अभी अपन युद्ध नहीं लड़ेंगे, पहले एक काम करते हैं, पहले और अपने मैकमोसन को आने देते हैं, फिर उसके बाद में युद्ध लड़ेंगे। तो अपनी सेना को कहा कि एक काम करो, थोड़ा सा 8-10 कदम पीछे हट जाओ।
तो अपनी सेना को थोड़ा सा इन्होंने पीछे कर लिया। और जैसे ही सेना को पीछे किया, कुशाल सिंह चंपावत वाले सैनिकों ने देखा अपन तो जीत गए, बोले तो पीछे हो गए पहले ही आते ही। और इन्होंने नारे देना शुरू कर दिया, बोले पत्थर को जो कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी, जय श्री राम, और नारे लगाना शुरू कर दिया। और बोले साहब हम तो जीत गए। उधर मैकमोहसन अपनी सेना लेकर के पहुंचा और मैकमोहसन ने देखा यार यहाँ तो जीत का और वो जश्न मनाया जा रहा है। अब मैकमोहसन को लगा अच्छा अपन जीत गए दिखते हैं। बोले ऐसा क्यों भाई, सैनिक वही है, दोनों कपड़े तो एक जैसे ही है ना भाई, वो भी तो अंग्रेजी सैनिक ही थे, अंग्रेजों के यहाँ काम करते थे, वही खाकी सी वर्दी, वही एक छोटा चड्डा, तो वही पहन करके घूमते थे, तो वही सेम आपके और सैनिक थे। तो मैकमोहसन को लगा बोले यार अपने जीत गए दिखते हैं। बोले और ये मैकमोहसन और जश्न मनाने के लिए ये भी उनकी तरफ शामिल हो गया और वहां जाके वही बोले पत्थर को जो कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी। और जैसे ही और अपने विद्रोही सैनिकों ने देखा, अरे बोले ये यहाँ क्या कर रहा है बोले, और विद्रोही सैनिकों ने पकड़ करके भापड़े का रिमोट बना दिया और भापड़े का सिर और काट दिया। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस खड़ा खड़ा देख रहे, भले आदमी वहां क्यों मरा था रे जाके, ठीक है ना। और इधर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस घबरा गया, इधर जोधपुर की सेना को दमादम और विद्रोही सैनिकों ने काटा साहब। और उसके बाद में और लास्ट में जो मैकमोहसन का सिर था इसको आउवा के किले के बाहर लटका दिया और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस वहां से फरार। भाई करे ही क्या तो बेचारा। और सैनिकों ने गीत गाना शुरू कर दिया कि ढोल बाजे चंग बाजे बाजे देखो मां किया, मैकमोहसन को सिर काटकर आउवा माले टांकिया। तो ये ध्यान रखना आप लोग। अब इधर आपके माना तो कौन जाएगा भैया, मैकमोहसन, लिखेंगे तो सही। मैकमोहसन जो कि आपके कौन है भैया, पॉलिटिकल एजेंट ऑफ जोधपुर। और देखिए आप लोग इस युद्ध के अंदर भी कौन विजयी हुआ, कुशाल सिंह। बोलो कौन विजयी हुआ, इस युद्ध के अंदर भी आपके कुशाल सिंह विजयी हुआ। लेकिन ध्यान रखना इधर की तरफ आपके सारे कौन है, गोरे, और इधर कौन है, काले। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, काले गोरे का युद्ध। बोलो क्या कहते हैं, काले गोरे का युद्ध इसको कहा जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था ये काले गोरे का कोई भेद नहीं है, ठीक है ना। वो तो क्या होता है कि भगवान ने जिनको अच्छे से सेका है वो काले हैं और जो बापड़े जिनको कच्चा रख दिया वो गोरे हैं, ध्यान रखना। चलिए साहब, तो ये चीज आप विशेष कर ध्यान रखना। तो अंग्रेजों को क्या है, थोड़ा सा भगवान ने सिकाई कम करी, कच्चा ही छोड़ दिया इन बापड़ों को, तो ये ऐसे ही रह गए। क्या हो गया, आज पता चला है ना। हाँ ध्यान रखना अब आप लोग। तो चलिए साहब, तो कुशाल सिंह चंपावत यहां पर विजयी हो गए। और इसके बाद में इन्होंने किसका सिर काटा भैया, मैकमोहसन का सिर काटकर आउवा के, तुम क्या पंचायती कर रहे हो मुझे पता है, आउवा के किले के बाहर लटका दिया। और अंग्रेजों को यह चैलेंज था। एक चीज आप थोड़ी सी ध्यान रखना भैया, ये जो मैकमोहसन है, इस मैकमोहसन की कब्र कहां पर है, चेलावास। मैकमोहसन की कब्र बनी हुई है कहां पर, चेलावास पाली में इसकी कब्र बनी हुई है। और इस पर आपकी रहबारी जाति फूल चढ़ाती है। कौन सी जाति, इस पर आपकी रहबारी जाति फूल चढ़ाती है, ध्यान रखना। किसकी कब्र पर, मैकमोहसन की कब्र पर। ठीक है, मान्यता बन जाती है। अपन जैसे कब्र वगैरह बना देते हैं, कोई एक आदमी गया उसकी मुराद पूरी हो गई तो फिर वो मान्यता बन जाती है, ठीक है ना। तो ये पहले से करते आ रहे हैं इसको फॉलो। जब अपन यूँ कहते हैं कि शिक्षा का अभाव था तब से फॉलो करते आ रहे हैं और ये आज तक चली आ रही है मान्यता, फिर इसको छोड़ा नहीं गया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना कि चेलावास जो आपके पाली में, यहाँ पर किसकी कब्र है, मैकमोहसन की कब्र। दूसरा युद्ध भी क्लियर हो गया। इसके बाद में यहाँ पर एक अफवाह फैल गई थी, और अफवाह ये फैल गई कि विद्रोही सैनिकों की तरफ एक सुगाली माता करके है, और वो जो सुगाली माता है वो बड़ी डेंजर है बोले साहब। और बोले विद्रोही सैनिकों की तरफ एक को भी नहीं मरने देती, और बोले जो मरता है उसको जिंदा कर देती है। बोले जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली हूं फट, इतना कहते ही बोले जिंदा कर देती है बोले साहब, ठीक है ना। और अपने वालों के बोले दमादम तलवार से गले और काटती है बोले। और ये सीरियस बात है, ये मजाक नहीं आपको यूं ही लग रहा हो। तो जब लॉर्ड कैनिंग ने जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को ऑर्डर दिए कि आप ये इस युद्ध को भी हार चुके हैं, तो अब मैं चाहता हूं कि या तो आप अपने पद को छोड़ दें या फिर आप कुछ इलाज करें। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने कहा आप कहो तो मैं तो पद ही छोड़ दूंगा, लेकिन विद्या की कसम मैं युद्ध तो नहीं लड़ूं बोले। उनकी तरफ बोले सुगाली माता है, वो मरने ही नहीं देती बोले किसी को, और अपने वालों के दमादम गले और काटे जाते, मैं तो भगवान की बोले नहीं जाऊं बोले वहां,
ठीक है ना, मना ही कर दिया इसने जाने से। तो लॉर्ड कैनिंग का, तू बावड़ा हो गया कि बोले, ठीक है ना, पढ़ा लिखा आदमी हो के फर्जी बातें करता है, बोले कहीं की सुगाली माता। अरे बोले तो आप जाके देख लो, बोले ऐसा लग रहा था। मैं नहीं जा सकता, बोले मना ही कर दिया साहब। बोले ठीक है, तो तू नहीं जाएगा तो मैं अपने सबसे डेंजर अधिकारी को भेजूंगा। तो ध्यान रखना, आवा के अंदर भेजा गया, एक तरफ कौन, कुशाल सिंह, और वहीं दूसरी तरफ सबसे डेंजर अधिकारी जिसका नाम था कर्नल होम्स। क्या नाम था, कर्नल होम्स। और ये जो कर्नल होम्स है, इसका साथ देने के लिए आया कौन, जोधपुर से हंसराज जोशी। बोलो कौन, हंसराज जोशी। और ये जो हंसराज जोशी है, ये आपके कहां का है, जोधपुर का। चलिए तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग, इसका रिजल्ट क्या निकला। 23 तारीख के दिन, 20 तारीख को इन्होंने घेराव कर लिया चारों तरफ, और 23 तारीख को आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को अपने छोटे भाई की याद आई, इसका नाम था पृथ्वी सिंह। उसको बुला करके कहा कि एक छोटा भाई अपने बड़े भाई की दाहिनी भुजा होता है, और आज मुझे दाहिनी भुजा की आवश्यकता है, और मैं आवा के किले की जिम्मेदारी तेरे को सौंप करके जा रहा हूं। बोले बना दिया बापड़े को बलि का बकरा। बोले मैं तेरे को सौंप करके जा रहा हूं। पृथ्वी सिंह चढ़ गया, हाँ बोले बिल्कुल सही बात है, बोले भुजा होता है, बोले मैं देखता हूं, देखे कौन क्या है देखें। और 23 तारीख को आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत आवा छोड़ करके चले गए, और 24 तारीख के दिन और इन कर्नल होम्स ने आवा के किले पर अधिकार कर लिया। अंदर घुस करके सबसे पहले सुगाली माता की मूर्ति को ही उठाया और उसको अजमेर ले गया। कहाँ ले गया, और आपने पढ़ा होगा कि कालांतर में उसको फिर पाली संग्रहालय में रखवाया गया, और फिर हमारी माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने आवा में उनका मंदिर बनवा दिया। कुशाल सिंह का क्या सीन हुआ वो पढ़ेंगे अपन, लेकिन पहले अपन ये बातें लिखेंगे भैया। इसका रिजल्ट बहुत लंबा है तो वो अपन अलग से लिखेंगे। लिखिए आप लोग, एरिनपुरा छावनी में विद्रोह। एरिनपुरा छावनी में विद्रोह लिखिएगा आप इसके अंदर। 21 अगस्त को 21 अगस्त को 21 अगस्त को पूर्बिया सैनिकों की टुकड़ी ने 21 अगस्त को पूर्बिया सैनिकों की टुकड़ी ने पूर्बिया सैनिकों की टुकड़ी ने माउंट आबू में विद्रोह कर दिया। माउंट आबू में विद्रोह कर दिया। माउंट आबू में विद्रोह कर दिया एवं एजीजी के पुत्र अलेक्जेंडर की हत्या कर दी। एजीजी के पुत्र अलेक्जेंडर की हत्या कर दी। नेक्स्ट लाइन में लिखो, माउंट आबू से विद्रोही सैनिक माउंट आबू से विद्रोही सैनिक माउंट आबू से विद्रोही सैनिक एरिनपुरा पहुंचे। माउंट आबू से विद्रोही सैनिक एरिनपुरा पहुंचे। नेक्स्ट लाइन में लिखो, 23 अगस्त को सूबेदार 23 अगस्त को सूबेदार मोती खां शीतल प्रसाद एवं तिलकाराम के नेतृत्व में
विद्रोही सैनिकों ने एरिनपुरा छावनी को लूट लिया। एरिनपुरा छावनी को लूट लिया। नेक्स्ट लाइन में लिखो, आसोप के ठाकुर आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया। नेक्स्ट लाइन में लिखो, दिल्ली जाते समय सैनिकों की मुलाकात खैरवा ब्रैकेट में पाली नामक स्थान पर, खैरवा ब्रैकेट में पाली नामक स्थान पर कुशाल सिंह चंपावत से मुलाकात हुई। जिन्होंने विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किया। जिन्होंने विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किया। लिखो, प्रमुख युद्ध। बिल्कुल, तीनों एक साथ नहीं आए तो दो ऊपर लिखना, ये 8 सितंबर 18 सितंबर, ये वाला चाहे अलग लिख लेना।
लिख लिए क्या? आराम से लिखो फटाफट। चाय पियोगे तुम? नहीं? कौन कौन पिएगा हाथ खड़े करो। चलो ठीक है, तो लो। वैसे तो हर एक लेक्चर के बाद तुम चाय पीने तो भागते ही हो। चाय क्या पीते हो? टाइम पास करते हो। ये 5 रुपए वाली भी बहुत जोरदार लगती है इस टाइम पे। तो इस समय अब इस 5 रुपए वाली चाय को तुम कैसे 499 वाली में बदलोगे, तुम पे डिपेंड करता है। ये व्यक्ति पे खुद पे डिपेंड करता है कि वो 5 रुपए को कैसे 499 पे पहुंचाता है। चाय वही होती है, लेकिन थोड़ा सा वो अपना स्टेटस बना लेता है उसको। और उसके लिए एक बार तो अपने को कंप्यूटर निदेशक बनना पड़ेगा, ठीक है ना। और अब तो मौका भी है, दस्तूर भी है, इससे बढ़िया मौका आएगा भी नहीं। अगली बार तो सभी समझ जाएंगे कि क्या होना है एग्जाम में। ये पहला चांस है। इस समय सबकी निगाहें इस पर है कि क्या होगा। न कोई टीचर्स को पता कि क्या होने वाला है, न एग्जाम कराने वालों को पता कि क्या होना है, उनको भी नहीं पता, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, पहला एग्जाम है, जो लगेगा वो बहुत ही मतलब मैं यूँ कहूँगा सौभाग्यशाली होगा। अगले में तो हम लोगों को पता लग जाएगा कि बोले क्या आना है क्या नहीं आना है, किस लेवल पर पहुँचेंगे ये, ठीक है ना। अभी तो जैसे कंप्यूटर में क्या क्या आए, किस प्रकार का आए, किसी को नहीं पता। और टीचर्स की भी इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। जब पहली बार पेपर होता है सब में ऐसा ही होता है, ठीक है ना। लेकिन मुझे जहाँ तक अनुमान लगता है, पेपर पहली बार है, पेपर का लेवल जो होगा वो कोई बहुत हाई नहीं होगा, ये तय है मुझे जहाँ तक। क्योंकि मैंने जितने भी पेपर देखे हैं जो पहली बार लगे हैं, ठीक है ना। हम लोग तो क्या करते हैं भाई, जैसे टीचर्स हैं तो हम लोगों को तो देखना ही पड़ता है कि जो पेपर पहली बार लगता है उसका मैंने कभी किसी पेपर का लेवल हाई नहीं देखा। इवन आरएस का भी, जो आरएस का पैटर्न चेंज हुआ था ना, और चेंज होने के बाद पहली बार ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न लेकर आए थे ये पूरे में ही। तो ये ध्यान रखना, वो आपके ध्यान रखना आप लोग, उसमें भी पेपर बड़ा लो आया था। तो पेपर कभी भी वीडियो का पेपर आप उठा के देख लो, नहीं, वो देखो 16 में केवल एक इकोनॉमिक्स वाला पार्ट छोड़ दो, बाकी इजी था। आप इकोनॉमिक्स वाला पार्ट छोड़ दो, अब भाई आप पढ़ो ही नहीं तो फिर तो वो होगा ही ना। अब उसके अंदर लोगों को लगा गंधर्व बाई सी, बोले क्वेश्चन बड़ा हार्ड है। कहीं का गंधर्व बाई सी हार्ड है भाई, जब पढ़े ही नहीं तो फिर तो वो तो हार्ड तो लगेगा ही ना। और बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है, पेपर ठीक ही आएगा। बाकी आप जीके के में अंदर तो मैं आपको बता देता हूँ, जीके में आप लोड लेना कम कर दीजिए। जीके का एक ही उसूल है, कॉपियों को रट्टा लगाओ। रट्टा मतलब कई बार जितना मौका मिल जाए ना उतना पढ़ो। जितनी बार आप प्रेशर लो ही मत कि याद नहीं हो रहा, लेना ही नहीं है। आपको केवल कॉपी को 4 से 5 बार रीड करना है, केवल रीडिंग करनी है। याद तो मैंने कहा ही नहीं कि करना है, याद तो वो ऑप्शन देख के आता है। आप इस गलत फहमी मत रहना कि भैया ये कॉपी है, ये कॉपी मैं पूरी अपने दिमाग में सेट कर लूंगा कि मैं इस कॉपी को रख करके पहली लाइन से लेकर के और 800वीं लाइन तक यूं क्यों बोल दूंगा। तो तुम स्वामी विवेकानंद नहीं हो। आई बात समझ में ना, हम स्वामी विवेकानंद हैं। आज भी हमें कुछ पॉइंट्स देखने ही पड़ जाते हैं। आई बात समझ में। तो ये ध्यान रखना, घर से जब चलते हैं तो पहले एक बार ये देखते हैं कि भाई इस मैटर क्या है। वो एक अलग बात है कि जब पढ़ते हैं तो कॉपियों में यूं लाइन चलती है हमारी, वो एक अलग बात है क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो गई अब। बाकी याद करने का तो हमने ही नहीं सोचा आज तक, याद भी करना है। ये जो लिखा रहे हैं तो हमारे दिमाग की लाइन है, लिखा दी अपनी तरफ से बना के। ऐसे याद होती है कि ये मेरी लाइन हो तुम याद कर लोगे यूं क्यों, सीधे सीधे नहीं होती भैया। इसीलिए तो मैं ये पैटर्न फॉलो करता हूँ कि इनसे क्या है, थोड़ा चार्ट वगैरह से याद बेटर तरीके से हो जाता है, स्टोरी पैटर्न से। आई बात समझ में। तो ये चीज़ ध्यान रखना, लोड कतई मत लेना। कई लोग जीके को यूँ हवा बना लेते हैं, बोले क्या ही होगा। पढ़ो तुम, मैथ रीजनिंग ये पढ़ो, इनको तो केवल रीडिंग लगाओ, उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। एक साइंस पढ़, साइंस है ना तुम्हारे, वो पढ़ो तुम, वो मारती है सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। हाँ, ऐसा कोई है कि जिसका साइंस बैकग्राउंड रहा है?
सीधे हाथ खड़े करो। ये फिजिक्स वाले हाथ खड़े नहीं करेंगे, बायोलॉजी वाले करेंगे, बहुत कम होंगे है ना। चलिए साहब, कोई नहीं है। हाँ हो सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने बीएससी करके, हो सकता है कि वो टेक्निकल से फिर वो करते हैं ना, आईटी से बीएस, आपके वो भी तो करते हैं, एमएससी करते हैं ना। अच्छा, उनके बायोलॉजी आती है, चलो बहुत बढ़िया बात है। तुम्हारे लपड़े ही अभी तक समझ में नहीं आए हमारे तो। भगवान करता, भगवान को यूं करना चाहिए था, बोले थोड़ी सी रैम करके आरएससीआईटी वालों को अलाउड कर देते, फिर आता असली मजा। फिर टीचर लिखाता, लिखो, बोले डाटा बेस। बच्चा पूछता सर ये क्या होता है, बोल टीचर बोलता डाटा पुट करते समय, बोले सर ये क्या होता है। कि तुम लोग तो इतना तो जानते ही हो, हालांकि तुम में से भी कई तो ऐसे ही हैं। ठीक है ना। जैसे चलो एक आपको एक मोटिवेशन वाली चीज बताता हूं, सुनना। सबसे बड़ा मोटिवेशन देता हूं आज आपको मैं। ये जीके है ना, जीके ही पढ़ रहे हैं अपन। ऐसा कहते हैं कि 800 वालों को आती है ज्यादा, क्योंकि उनके टच में रही है, ऐसा ही कहते हैं ना। साइंस वाले इससे घबराते हैं, ऐसा कहा जाता है। सुनना, क्योंकि साइंस वाला कहता है सर हमारे तो टच में ही नहीं है, हम तो यूं। बीटेक वाले तो पहले ही रो देते हैं इसके आगे, बोले सर कभी जिंदगी में ही नहीं पढ़ा, 4 साल तो हमने पढ़े ही, बोले हम तो वो क्या नाम से वायर जोड़ते ही रह गए, तो ये हमारे पहली बार ही पढ़ रहे हैं तो दिक्कत करती है। आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे से चाहे राजस्थान पढ़ लो, चाहे राजस्थान का कल्चर पढ़ लो, इंडियन हिस्ट्री पढ़ लो, इंडियन कल्चर पढ़ लो, वर्ल्ड हिस्ट्री तक पढ़ लो, ठीक है ना। और आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स है, मैंने भी जिंदगी में कभी नहीं पढ़ी थी। आई बात समझ में। बहुत कम टीचर होते हैं जो अपना बैकग्राउंड और बता देते हैं इसके साथ, अपना कहने में कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स रहा, कभी जिंदगी में मैंने और इन चीज़ों को कभी नहीं पढ़ा था, ठीक है ना। वो तो हमने भी आप लोगों की तरह जैसे ट्राई, आप लोग ट्राई करते हैं ना IITs का, तो हमने भी ट्राई किया था चार्टर्ड अकाउंटेंट का। तो उस समय मैंने CPT हमारा पहला एग्जाम होता है वो क्लियर किया, फिर IPCC क्लियर किया, फाइनल मैंने 2 अटेम्प्ट दिए, नहीं हो पाया था। लोगों ने खूब समझाया भी कि तीसरा चौथा दे ले, क्या ही फर्क पड़ना है। मेरा मन ही हट गया था फिर कि नहीं देना है, बोले अब देना ही नहीं। जब 2 बार ही फेल हो गए तो क्या ही मतलब है। मेरे को घर वालों ने कहा 2 बार दुनिया ही होती है, तो तू ही कोई अलग थोड़ी हुआ है। मैंने अपने को फेल होना पसंद नहीं है, और पहली बार हो गए चलो तसल्ली थी। दूसरी बार फिर कर दिया, और पहली बार में 2 नंबर से, दूसरी बार में 28 नंबर से। मैं तो बेइज्जती कर दी साहब हमारी। तो फिर साहब मैंने फिर किया ही नहीं उसको आगे। फिर मैंने सोचा अब अपन थोड़ा सा ट्रैक चेंज करते हैं, और फिर ऐसे ही मैं एक दिन बैठे बैठे कोई किताब हाथ लगी, उसको उठा ली मैंने, ऐसे ही राजस्थान हिस्ट्री, मैंने उसको ऐसे ही पढ़ना शुरू किया, ठीक है ना। तब उसमें इंटरेस्ट आने लगा। तो मैंने ज़िंदगी में कभी कोचिंग भी नहीं करी इन चीज़ों की, कि राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, इंडियन, केवल किताबों से। किताबें रखी अपने पास में बढ़िया वाली, ठीक है ना, कि जिनमें थोड़ा स्टोरी भी मिले। लोगों के साथ उठना बैठना शुरू किया, जिनको बड़े बूढ़े लोग जिनको इनकी स्टोरीज पता थी, उनसे जानकारी ली, एक इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। मन भी किया कि रिसर्च करें इस पर, PhD चल भी रही है मेरी अभी। तो ये ध्यान रखना, मतलब एक ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि भाई अपने आप ही हिस्ट्री में अच्छी लगने लग गई फिर। और मैंने कभी याद करने की कोशिश से कभी नहीं किया कि इनको मैं रटूं। मेरा काम एक ही रहा, बस पढ़ना है अपने को। पढ़ते 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 लगभग, हाँ मेरे को टाइम लगा लगभग 7-8 महीने इनको कवर करने में। भाई मेरे को तो पढ़ाना था ना, तो मैंने टाइम लगा मेरे को इसको कवर करने में, लेकिन बाद में ढंग से कवर हो गई। बाद में मेरे को कहा गया कल्चर भी पढ़ानी है। मैंने उस कल्चर को उठा के देखा, बोले मोरिया हिचकी क्या है रे, बोले यार गुडला ये है क्या, बोले। मैंने कहा यार मैं कैसे पढ़ाऊंगा इनको। लेकिन रियल ये होता है कि जब अपन पढ़ते हैं ना इंटरेस्ट के साथ में, तो उस चीज़ को जब अपन माहौल में लेकर आते हैं अपने, तो वो अपने आप याद हो ही जाती है। तो यही चीज़ आप ध्यान रखना, आप भी मेरे ही तरह हो, ठीक है ना। कोई आर्ट्स बैकग्राउंड नहीं है अपना, बस मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मेहनत में मैंने आपको क्या कहा, केवल रीडिंग प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, याद नहीं करना, रीडिंग प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, इन चीजों पे आप फोकस करना है ना। तो ये चीज आप विशेष कर ध्यान रखिए। चलिए, तो ये लिख लिया अपन ने, तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। चाय तो पीते रहेंगे अपना, क्या जाएगा, ठंडी चाय और भी मजा देती है। हाँ जी, ध्यान रखना आप लोग। अब देखो 18 सितंबर को अपन यहां पर देखें तो चेलावास के युद्ध के अंदर कुशाल सिंह विजयी हुए। अगला युद्ध आपके कितने बड़े गैप के बाद है, अगला युद्ध आपके बहुत बड़े गैप के बाद है। तो इस दौरान विद्रोही सैनिक तो यहां पर नहीं रहेंगे ना,
उनका काम तो यहीं पर खत्म। और ये विद्रोही सैनिक आपके कहां जाएंगे? दिल्ली। कहां जाएंगे? और जब ये विद्रोही सैनिक आपके दिल्ली जाएंगे तो ध्यान रखना, दिल्ली जाते समय मैं आपको उधर ही बता देता हूं, दिल्ली जाते समय बीच में एक स्थान पड़ेगा जिसका नाम है नारनौल। कहां पड़ता है रे नारनौल? हरियाणा। बोलो कहां पड़ता है? और इस हरियाणा के अंदर नारनौल में यहां पर एक अंग्रेज अधिकारी खड़ा है अपनी सेना लेकर के, जिसका नाम है गेराल्ड। क्या नाम है? गेराल्ड। बोलो क्या नाम है? इसका नाम है गेराल्ड। ये गेराल्ड अपनी सेना लेकर यहां खड़ा है और विद्रोही सैनिकों को रोकने का काम करता है। ध्यान रखना, गेराल्ड इसके अंदर मारा जाता है लेकिन विद्रोही सैनिक इसके अंदर पराजित हो जाते हैं। भले ही ये मारा गया लेकिन इसने विद्रोही सैनिकों को नारनौल से आगे नहीं बढ़ने दिया। आई बात समझ में? अब बोले साहब वो कुशाल सिंह चंपावत का क्या हुआ? तो जो बंदा आपके आउवा में था, ये आउवा से और कुशाल सिंह चंपावत सीधे कहां पहुंचेंगे? ये सीधे आपके सबसे पहले पहुंचेंगे, एक एक चीज पर फोकस करना, यहां से भी प्रश्न आता है, कोठरिया। बोलो कहां पहुंचेंगे? और ये कोठरिया आपके पड़ता है राजसमंद। बोलो कहां पड़ता है? ये कोठरिया आपके राजसमंद में पड़ता है। सबसे पहले ये आपके कोठरिया नामक स्थान पर पहुंचे और कोठरिया के अंदर उस समय जो ठिकानेदार थे उनका नाम था रावत जोध सिंह। बोलो क्या नाम? रावत जोध सिंह। और ये जो रावत जोध सिंह थे, इन्होंने कुशाल सिंह चंपावत को अपने पास में शरण दी। तो ये ध्यान रखना, आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने सबसे पहले किसके पास में शरण ली? कोठरिया के रावत जोध सिंह के पास। ये पेपर में पूछता है, ध्यान रखना आप लोग। तो कुशाल सिंह चंपावत ने यहां पर शरण ली। इसके बाद में कुशाल सिंह चंपावत आगे बढ़े और इसके बाद में पहुंच गए सीधे आपके सलूम्बर। बोलो कहां पहुंच जाएंगे? इसके बाद में आपके सलूम्बर पहुंच जाएंगे और सलूम्बर पड़ता है आपके कहां पर? उदयपुर। बोलो कहां पड़ता है? सलूम्बर आपके उदयपुर में पड़ता है। और सलूम्बर के अंदर उस समय जो ठिकानेदार थे उनका नाम था रावत केसरी सिंह चुंडावत। चुंडावत ही होंगे सलूम्बर में, तो याद आना चाहिए आपको कुंवर चुंडा। तो ये ध्यान रख लेना, रावत केसरी सिंह चुंडावत, ये आपके उस समय ठिकानेदार थे। तो सबसे पहले तो कोठरिया के ठाकुर जोध सिंह के पास में शरण ली, फिर ध्यान रखना सलूम्बर के केसरी सिंह चुंडावत के पास शरण ली। इसके बाद में आगे बढ़े और सीधे आपके पहुंच गए नीमच। कहां पहुंच गए? नीमच पहुंच गए भैया। और नीमच के अंदर इन्होंने और 8 अगस्त, कब की बात है? 8 अगस्त 1860, 8 अगस्त 1860, 8 अगस्त 1860 में और पुलिस के सामने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण। तो इन्होंने यहां पर आत्मसमर्पण कर दिया। बोले आत्मसमर्पण करते ही ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के खिलाफ और एक कमीशन बिठाया गया, टेलर कमीशन। बोलो कौन सा? टेलर कमीशन बिठाया गया कि बोले जांच करो कुशाल सिंह चंपावत की। और टेलर कमीशन की जांच के आधार पर 10 नवंबर 1860 को इनको क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया। 10 नवंबर 1860 को इनको रिहा कर दिया गया। कुशाल सिंह चंपावत ने कहा, जी साहब देखो, अंग्रेजों को कहा कि बोले मेरा विद्रोह आपके साथ कभी रहा ही नहीं, मेरे को क्या पता आप बीच में पड़े हुए हो। मैंने तो देखा भाई जोधपुर वालों से विद्रोह है, तो जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह के साथ में मेरा विद्रोह था, ठीक है ना। मैंने कभी आपका बुरा चाहा ही नहीं। आप बताओ कभी आप मेरे यहाँ से निकले हो और मैंने आपको रोकने का प्रयास किया हो? उल्टा मैंने आपको मेरे आउवा के किले में बुला करके खीर पूड़ी जिमाई होगी, ऐसे नहीं भेजा मैंने आपको। कभी मैंने आपके बारे में बुरा बोला हो? बोले नहीं, नहीं बोला। तो एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था मेलेसन। उस मेलेसन ने कहा कि कुशाल सिंह चंपावत का विद्रोह जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह के साथ था, न कि अंग्रेजों के साथ। ये एक स्टेटमेंट है, अतः इन्हें क्या कर दिया जाए? रिहा कर दिया जाए। तो 10 नवंबर 1860 को इनको क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया। मतलब कानून उस समय भी अंधा था, दिख नहीं रहा कि साफ साफ नजर आ रहा है। और उसके बावजूद भी बंदे को आप रिहा कर दो। चलो भैया तेरा विद्रोह किसके साथ में था? तख्त सिंह के साथ। यहां तख्त सिंह कहां है? यहां तो प्योर अंग्रेज है, फिर भी तू लड़ा उनसे। तो ये ध्यान रख लेना आप लोग। लेकिन इनको इसी बात पर रिहा किया गया था कि नहीं बोले साहब तख्त सिंह जी से ही था वो, तो हम बीच में इसको लगा होगा कि हमारी अंग्रेज सहायता करने तो आते ही है ना, तो बोले अंग्रेज सहायता करने के लिए आए, इसने कभी अंग्रेजों का बुरा नहीं चाहा। लेकिन ये टूर पैकेज पूरा ध्यान रखना, कैसे कैसे कहां जा रहा है बंदा, ये जरूर याद होना चाहिए अपने को। आई बात समझ में? तो यही लिखना है अपने को। सबसे पहले लिखो
23 अगस्त 1858 को 23 अगस्त 1858 को कुशाल सिंह आहुआ की जिम्मेदारी अपने छोटे भाई क्या वो 20 है, ये 23 है। 23 क्या लिखवा है मैंने? अगस्त नहीं, सॉरी जनवरी, हाँ सॉरी 23 जनवरी करना, 23 जनवरी करना उसको, कि 23 जनवरी को कुशाल सिंह चंपावत आहुआ की जिम्मेदारी अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह को सौंपकर चले गए। नेक्स्ट लाइन में लिखो, 24 जनवरी को कर्नल होम्स ने, हाँ ढूंढ लो बोर्ड पे कर्नल होम्स, पहले तो लिखा ही नहीं था, मतलब कोई भी ऊट पटांग वर्ड नजरे वहां। कर्नल होम्स ने आहुआ के किले पर अधिकार कर लिया, ये डेट जरूर याद रखना, पूछी हुई एग्जाम में। आहुआ के किले पर अधिकार कर लिया एवं सुगाली माता की मूर्ति अजमेर ले आया। सुगाली माता की मूर्ति अजमेर ले आया। दो तीन लाइनें छोड़ करके सेपरेट लिखेंगे कुशाल सिंह चंपावत के बारे में। लिखो, कुशाल सिंह चंपावत ने कोठरिया ब्रैकेट में राज संबंध के ठाकुर रावत जोध सिंह एवं सलुम्बर ब्रैकेट में उदयपुर के ठाकुर केसरी सिंह चुंडावत के पास शरण ली। केसरी सिंह चुंडावत के पास शरण ली। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, 8 अगस्त 1860 को कुशाल सिंह ने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। कुशाल सिंह ने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। नेक्स्ट लाइन में लिखो,
नहीं, इसी में लिखना, आत्मसमर्पण कर दिया जिनकी जांच के लिए टेलर कमीशन का गठन किया गया, जिनकी जांच के लिए टेलर कमीशन का गठन किया गया। नेक्स्ट लाइन में लिखो, 10 नवंबर 1860 को टेलर कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर टेलर कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर टेलर कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर कुशाल सिंह को रिहा कर दिया गया। कुशाल सिंह को रिहा कर दिया गया। नेक्स्ट लाइन में लिखो, मेलेसन ने कहा कि इन्वर्टेड कोमा में लिखना, कुशाल सिंह चंपावत का विद्रोह जोधपुर के महाराजा तक सिंह के साथ था। न कि अंग्रेजों के साथ। सर, किसके स्वागत में गुलाबी कलर करवाया था? एडवर्ड फिफ्थ ही है वो, ध्यान रखना आप लोग। प्रिंस अल्बर्ट आपके वो दिशा में दिया गया, उसको गलत मानना, एडवर्ड फिफ्थ ही है, क्योंकि उसका प्रमाण भी मिलता है। क्योंकि ब्रिटिश पत्रकार ने एडवर्ड फिफ्थ की यात्रा का वर्णन किया, उस समय उसने क्या कहा है? पिंक सिटी। ये ध्यान रख लेना। आई बात समझ में? प्रिंस अल्बर्ट, हाँ मैं कह रहा हूँ ना, माना है तो वो गलत कर देना उसको, ठीक है ना? मैं कह रहा हूँ एडवर्ड फिफ्थ ही मानना है आपको। आज अब जब भी आए एडवर्ड फिफ्थ ही करना है आपको। आई बात समझ में? क्योंकि एडवर्ड फिफ्थ ही मेन सही है। 1868 में करवाया ये। अब कभी कभार एग्जामिनर पता नहीं क्यों इसके अंदर वो कर जाता है मिस्टेक, ठीक है ना? प्रिंस अल्बर्ट के टाइम तो केवल अल्बर्ट हॉल ही था, उसके ऑप्शन में एडवर्ड फिफ्थ भी था क्या? ऑप्शन में शायद एडवर्ड फिफ्थ था क्या? दोनों दे रखे थे। अपने को एडवर्ड फिफ्थ ही मानकर चलना है भैया, ठीक है ना? क्योंकि जयपुर राज्य का इतिहास जो है, जो कि अपने और क्या नाम से राजस्थान ग्रंथागार की किताब है, उसमें भी बाकायदा ये मेंशन किया गया है। अब ये क्यों नहीं मानते भाई? और जिस दिन एडवर्ड फिफ्थ मानेंगे तो ये तर्क आपका सुनेंगे भी नहीं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अपने को एडवर्ड फिफ्थ ही मानना है। आई बात समझ में? और जब आपको जरूरत पड़ेगी प्रमाण की तो वो मैं दे दूंगा फिर। आई बात समझ में? अपन फिर उस पर रेट लगा करके उसको कर सकते हैं। आज से पहले पता नहीं क्यों नहीं किया, लेकिन इसको आराम से सुधारा जा सकता था। ये देखो, ये कई जगह मिस्टेक हो जाती है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्या होता है, जैसे हमारे सबसे ज़्यादा साइकोलॉजी में दिक्कत आती है। फिजिक्स के पेपर में आंसर दूसरा मान लेता है, होम साइंस में दूसरा मान लेता है, और आपकी हिस्ट्री में अलग ही मान लेता है, और तीनों को वैलिड और मानता है। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना, जहाँ पर प्रमाण नहीं मिलते वहाँ वैलिड मान लेता है, तो अपन इसका प्रमाण भी दे सकते हैं बाकायदा। आई बात समझ में? तो आपको एडवर्ड फिफ्थ ही मानना है। लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में, 25 जुलाई 1864 को 25 जुलाई 1864 को 25 जुलाई 1864 को कुशाल सिंह की उदयपुर में मृत्यु हुई। जुलाई 1864 को कुशाल सिंह की उदयपुर में मृत्यु हुई। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, नोट लगा के लिखना,
दिल्ली जाते समय विद्रोही सैनिकों का नारनौल ब्रैकेट में हरियाणा नामक स्थान पर अंग्रेज अधिकारी गेराल्ड की सेना से संघर्ष हुआ। अंग्रेज अधिकारी गेराल्ड की सेना से संघर्ष हुआ, जिसमें गेराल्ड मारा गया। लेकिन विद्रोही सैनिक पराजित हुए। विद्रोही सैनिक पराजित हुए। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने जोधपुर की सेना को द डांसिंग ऑर्डरलाइज ऑफ द रिबेल्स कहा। द डांसिंग ऑर्डरलाइज ऑफ द रिबेल्स कहा। कल अपन इसको कंप्लीट करेंगे और कल अपन बढ़ जाएंगे किसान आंदोलन की तरफ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।